हेलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 फ्रॉम द चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो यहाँ पे कुछ तीन पार्ट्स हमें गिवन है, तो एक एक करके तीनों पार्ट्स को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। एन एटॉमिक ऑर्बिटल हैज n इक्वल टू 3। ठीक है, एक ऑर्बिटल की बात हो रही है जिसके लिए n की वैल्यू कितनी है, सॉरी, एक ऑर्बिटल की बात हो रही है जो बिलोंग करता है n इक्वल टू 3 में। n जो होता है ना, वो हमेशा शेल्स को रिप्रेजेंट करता है या फिर एनर्जी लेवल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो एनर्जी लेवल यहाँ पे कौन सा दे रखा है आपको, n इक्वल टू 3। सो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ L एंड ML। ठीक है, यानी कि ये जो आपका क्वेश्चन है ये क्वांटम नंबर से रिलेटेड है। सेकंड, अगर हम क्वेश्चन की बात करें, सो लिस्ट द क्वांटम नंबर्स फॉर द वैल्यूज ML एंड L ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो कि 3D ऑर्बिटल को बिलोंग करता है। और थर्ड क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल, इनमें से कौन से ऑर्बिटल्स पॉसिबल हैं, और ये कुछ आपको ऑर्बिटल्स यहाँ गिवन है। ठीक है, तो हम लोग इनको अब एक एक करके सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं आपको ऑलरेडी एक क्वेश्चन है, आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक क्वेश्चन नंबर 24 था शायद, या पता नहीं कोई क्वेश्चन था, मैं मेंशन कर दूंगी नीचे। तो उसमें मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ में एक डायग्राम जो है ना वो डिस्कस कर चुकी हूँ, जहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं, एनर्जी लेवल्स होते हैं। और ये एनर्जी लेवल्स, ये जो गैप है, ये जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते जाओगे ये गैप कम होता जाएगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, एक सेकंड इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेती हूँ। तो ये एनर्जी गैप कुछ इस तरह से रहता है, मतलब ऊपर जाने पे कम हो जाता है, और वैसे जो ओवरऑल एनर्जी है वो ऊपर जाने पे बढ़ती है। ये जो मैंने अलग अलग लाइन शो कर रखी है, ये अलग अलग एनर्जी लेवल्स को रिप्रेजेंट करती है, तो कुछ इस तरह से। ये एन की वैल्यूज हैं, यानी कि ये शेल्स को रिप्रेजेंट करती हैं। फिर इन शेल्स के अंदर क्या होते हैं, इन शेल्स के अंदर होते हैं सब शेल्स। ठीक है, मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि एक पहले के क्वेश्चन में मैं पहले इसको काफी अच्छे से क्लियर कर चुकी हूँ डिटेल में। सब शेल्स जो होते हैं ना, उनको हम लोग एल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इन्हीं के अंदर आप, जैसे कि अगर आप इसकी बात करो, जैसे यहाँ पे एस पी डी एफ, इनके लिए कुछ रिस्पेक्टिव वैल्यूज हैं। जैसे एस के लिए हम 0 लिखते हैं, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। तो आप देखते हो कि जो सब शेल्स हैं, कौन सी फर्स्ट शेल के अंदर वो होती है सिर्फ 0। 0 का मतलब समझ में आ गया ना कि एस सब शेल होगी। अगर आप सेकंड की बात करो तो यहाँ पे होता है 0 एंड 1, मतलब हमेशा एल से एन की वैल्यू से एक कम होगी एल की वैल्यू। तो यहाँ पे हो गई एस और पी। इसी तरह से अगर 3 की बात करें तो यहाँ पे 0 1 2, यानी यहाँ पे एस पी डी कुछ इस तरह से प्रेजेंट होगा। इज दैट क्लियर? और इसी तरह से आगे भी चलता रहेगा। तो ये जो वैल्यू होती है एल की, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, सो दैट दिस वुड बी n-1। ठीक है, अब ये बात हो गई। फिर इसके बाद में क्या होते हैं, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके आ जाते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक जो एस ऑर्बिटल, एस जो सबशेल होती है, उसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, सो नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑर्बिटल। तो जो एक एस सबशेल होती है उसके अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है, जिसको कि आप इस तरह से शो करते हो। ठीक है, ये बात मैंने की किसकी, एस की। पी के अंदर जो होते हैं ना, इस तरह के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी कि 3 इसके पास में ऐसे रूम्स होते हैं जिनकी सेम एनर्जीज होती है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से डी की बात करें, जिसके लिए जो एल की वैल्यू थी वो कितनी थी, 2 थी, उसके लिए ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, सो देयर आर 5 ऑर्बिटल्स। और एफ के लिए कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो इनको भी आप बॉक्सेस के फॉर्म में शो कर सकते हो, 1 2 3 4 5। और 7 को कैसे करोगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे ये ऑर्बिटल्स है और आप इनको भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो अगर हम जैसे फर्स्ट शेल की बात करें तो इसके अंदर कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे, तो आप कहोगे एक हो जाएगा। अगर सेकंड की बात करें, देखो यहाँ पे एस सबशेल भी है और पी सबशेल भी है। एस सबशेल के अंदर एक होता है और पी सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो ये कितने हो गए, 1 + 3, यानी कि इक्वल टू हो गया 4। थर्ड शेल की बात करोगे तो यहाँ पे एस पी डी तीनों प्रेजेंट है। तो एस के अंदर एक ऑर्बिटल होता है, पी के अंदर 3 होते हैं और डी के अंदर कितने होते हैं, देखो अभी देखा 5 होते हैं। तो इनको सबको ऐड कर दो, सो 5 + 4 कितना हो गया, 9 हो गया। इसी तरह से आप आगे 4 5 के लिए सबके लिए भी कर सकते हो। इससे आपको ऑर्बिटल की इंफॉर्मेशन मिल गई। और जो लास्ट हमारी चीज होती है वो होते हैं फाइनली आपके इलेक्ट्रॉन्स, जो कि इन ऑर्बिटल्स के अंदर बैठेंगे। इन इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, स्पिन अलग होता है। स्पिन का मतलब होता है कि ये रोटेट भी करते हैं, जैसे प्लैनेट्स होते हैं वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व भी करते हैं और अपने एक्सिस पे रोटेट भी करते हैं। इसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स भी अपने एक्सिस पे स्पिन करते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि अगर इनमें से एक जो है वो क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, तो दूसरा हमेशा ही एंटी क्लॉकवाइज करेगा। अब ये पता कर पाना बड़ा मुश्किल है कि कौन किस टाइम पे क्लॉकवाइज कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज। ये कभी भी अपने इस ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं। तो अगर एक क्लॉकवाइज कर रहा है तो दूसरा हमेशा एंटी क्लॉकवाइज करेगा। ये मैंने शायद सेम ही बना दिया। ठीक है, ये क्या है, दूसरा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज करेगा ऑल द टाइम। ठीक है,
कैसे शो करेंगे इसको, इस तरह से, राइट। तो एक को हम अगर -1/2 लिख देते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिक +1/2 हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा पिक्चर होता है एक एटम का। अब इसके बेसिस पे हम लोग ट्राई करते हैं इन क्वेश्चंस को सिंपली सॉल्व करने की। सो देखो, एन एटॉमिक ऑर्बिटल हैज n = 3। n = 3 मतलब ये किसकी बात हो रही है, इस वाले शेल की, ठीक है, इस वाले शेल की बात हो रही है। सो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ L एंड ML, ठीक है। तो L की वैल्यूज देखो यहाँ पे क्या क्या है। तो L जो है 0, 1, 2, 3 L की वैल्यूज पॉसिबल हैं। कौन कौन सी है फॉर n = 3, आप देख रहे हो ना, 0, 1 और 2, राइट। तो L यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, L वुड बी 0, 1, 2। फिर पूछा है ML, तो ML के लिए मैंने देखो आपको ये बताया था ना, ये वाला, इसको कहते हैं ML और इसको कहते हैं S, इसको कहते हैं L और इसको कहते हैं N, ठीक है। तो अब ML की बात करें थर्ड शेल के लिए, तो देखो कितने कितने यहाँ पे ML वैल्यूज पॉसिबल हैं। तो देखो मैंने आपको बताया कि एक ऑर्बिटल तो S का होगा, 3 ऑर्बिटल्स P की वजह से होंगे और 5 ऑर्बिटल्स D की वजह से होंगे, ठीक है। इनकी जब वैल्यूज की बात आती है ना कि वैल्यूज इनकी क्या होती है, तो यार आप ये चीज ध्यान रखना कि जैसे अगर S ऑर्बिटल है ना, तो S ऑर्बिटल को आप 0 ही लिखते हो, ठीक है। S ऑर्बिटल को आप क्या लिखोगे, 0 लिखोगे। और जो p ऑर्बिटल होता है ना, उसको आप क्या लिखोगे, इस वैल्यू को -1, 0, +1 लिखोगे, -1, 0 और +1, ये इनका नाम है, ठीक है, नामकरण कर दिया गया इनका। इसी तरह से अगर आप d ऑर्बिटल की बात करोगे तो अब यहाँ पे वैल्यूज क्या हो जाएंगी, -2, -1, 0, +1 और +2। और इसी तरह से f के लिए क्या हो जाएगा, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। ये इनको कुछ नाम दे दिए गए, ठीक है। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमसे ml की वैल्यूज को भी पूछ रखा है, तो देखो जब l की वैल्यू 0, तो मैं यहाँ पे आपको शो कर देती हूँ क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है मेरे पास। तो फॉर n = 3, जब l की वैल्यू कौन कौन सी है, 0, 1, 2 है, जो कि अभी मैंने आपको बताया। तो जब हम बात करते हैं इंडिविजुअली l = 0 की, तो ml कितना है, सिर्फ 0 है, शो किया ना अभी, ml कितना है, 0। जब l की वैल्यू जो है वो 1 है, तो देखो ml की वैल्यूज क्या है, -1, 0, +1, ये ऑर्बिटल्स के नाम है जिनको मैंने 3 यहाँ पे शो किया है। तो -1, 0, +1। इसी तरह से जब l की वैल्यू 2 है, तो क्या क्या वैल्यूज है, -2, -1, 0, +1, +2। तो ये आप देख सकते हो, ये सभी वैल्यूज, मतलब 5 यहाँ पे ऑर्बिटल्स हैं तो 5 यहाँ पे नाम होंगे उनके, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद है लिस्ट द क्वांटम नंबर्स ML एंड L ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फॉर 3D ऑर्बिटल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो 3 होता है ना, ये रिप्रेजेंट करता है N को, और ये जो D होता है ना, ये रिप्रेजेंट करता है L को, यानी कि सब शेल को, ठीक है। तो देखो अब इन्होंने हमसे पूछा है कि लिस्ट द क्वांटम नंबर्स ML और L, आपको इस 3D ऑर्बिटल के लिए बताना है, ठीक है। तो देखो 3D को हम लोग एक बार सर्च करते हैं। देखो अगेन ये आपका थर्ड शेल, और थर्ड शेल के D सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। तो बताओ इसके लिए ML की वैल्यू कितनी होगी और L की वैल्यू कितनी होगी। तो D की वैल्यू कितनी होती है, L के लिए सॉरी L की वैल्यू D के लिए कितनी होती है, तो मैंने देखो अभी इसके ऊपर ही लिख रखा है कितनी होती है, 2। तो L तो इसके लिए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बात आती है ML की। तो देखो D के लिए मैंने आपको बताया कितने इसके ऑर्बिटल्स होते हैं, तो D के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी वैल्यूज होती है -2, -1, 0, +1, +2। इसकी मैं बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि दूसरा क्वेश्चन इन्होंने हमसे ML पूछा है। तो ML जो है वो D के लिए कितना है, -2, -1, 0, +1, +2। तो इनमें से कोई भी वैल्यू हो सकती है, जैसे कि मैंने कहा कि इन सभी को हम इस तरह से साथ में लिखते हैं। इसका कारण ये है कि ये पांचों के पांचों के ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर है, इक्विवेलेंट एनर्जी है, तो इलेक्ट्रॉन इनमें से किसी के भी अंदर एग्जिस्ट कर सकता है। तो इसलिए ये सभी आप यहाँ पे मेंशन करोगे व्हाइल गिविंग इट्स आंसर। ML की वैल्यू इनमें से कुछ भी हो सकती है, चाहे तो मैं यहाँ पे एक बार लिख लेती हूँ। तो -2, -1, 0, +1 और +2, ठीक है। तो ये हो गई ML की वैल्यू, क्लियर है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल, इनमें से पॉसिबल कौन है। तो देखो 1, अगेन ये जो है पहला लेटर ये रिप्रेजेंट करता है शेल को, और जो P है ये रिप्रेजेंट करता है L को। तो देखो फर्स्ट शेल के अंदर P ऑर्बिटल तो होता ही नहीं है। देखो ये रहा मेरा फर्स्ट शेल के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ S ऑर्बिटल ही है। तो मतलब जो पहला वाला जो मेरा आंसर है वही यहाँ पे गलत हो गया, दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, इट डज नॉट एग्जिस्ट। अब बात आ रही है 2s की, यानी कि सेकेंड शेल और s सब शेल। सेकेंड शेल के अंदर s सब शेल होता है, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। जो पॉसिबल है उसके नीचे मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। 2p, तो देखो बिल्कुल ये सेकेंड शेल है और इसके अंदर p सब शेल भी प्रेजेंट है, तो ये भी आपका एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। फिर है 3f, देखो
थर्ड शेल और एफ सब शेल। देखो एफ तो मुझे कहीं पे भी नहीं दिख रहा, एफ जो है वो तो फोर्थ के अंदर जाके आएगा, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो कौन कौन पॉसिबल है, 2s एंड 2p आर पॉसिबल एंड 1p एंड 3f आर नॉट पॉसिबल। इज दैट क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 28। मेरे हिसाब से मैंने इस क्वेश्चन को काफी डिटेल में आप लोगों के साथ में डिस्कस किया है, बट अगर फिर भी इससे रिलेटेड किसी भी तरह का कंफ्यूजन आपके दिमाग में है और एटम की स्ट्रक्चर को समझने में अभी भी आप लोगों को दिक्कत आती है, तो प्लीज आप लोग मुझे जो है वो मेंशन कर सकते हैं अपने कमेंट बॉक्स में, और मैं वहां पे आपकी हेल्प करूंगी कि ये जितना हो सके और पॉसिबल तरीके से एक डिटेल्ड वीडियो सिर्फ एटम के अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर आपको दे सकूंगी, ठीक है, और उनके एनर्जी लेवल्स और उनके अलग अलग जो क्राइटेरियाज है, रेडियस है, वेलोसिटी है, उनको मैं आपके साथ में डिस्कस कर सकूँ। फिलहाल के लिए एक चीज और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ कि जिस तरह से मैंने इन एनर्जी लेवल्स को शो किया, आप इसके अंदर सबशेल्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट के अंदर तो क्या होता है, सिर्फ एक ही सबशेल होता है, तो मैं इस पे ओवरलैप कर देती हूँ। सेकंड के अंदर क्या होता है, 2 सबशेल होते हैं, तो आप इस तरह से शो कर सकते हो। थर्ड के लिए आप कुछ इस तरह से शो कर सकते हो। फोर्थ के लिए आप 4 लाइनें शो कर सकते हो। तो जैसे जैसे आप लोग ऊपर जाते हो ना, तो एक्चुअली क्योंकि नंबर ऑफ सबशेल्स बढ़ने लगते हैं और जो एनर्जी के शेल्स हैं वो भी बहुत करीब आने लगते हैं, ठीक है, डिस्टेंस जो है ना, ये वाला डिस्टेंस जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ये डिस्टेंस कम होता रहता है। तो एट इंफिनिटी, जिस टाइम पे इंफिनिटी वैल्यू होगी एनर्जी की, या n इक्वल टू इंफिनिटी होगा, मतलब बहुत ही ऊपर आप जा चुके होंगे न्यूक्लियस से काफी दूर, तो ऐसे में ये जो एनर्जी लेवल्स होते हैं ना, ये इतने एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं कि ऑलमोस्ट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करने लगते हैं। यानी जितना ज्यादा आप ऊपर जाते जाओगे उतना ज्यादा जो एनर्जी लेवल्स हैं उनकी एनर्जीज एक दूसरे की इक्वल होती जाएंगी, ठीक है। ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आगे वाली क्लासेस में, और हायर जब आप केमिस्ट्री स्टडीज करेंगे तो वहां पे काफी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट साबित होता है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए काफी लेंथी हो चुका है वीडियो, सो लेट्स एंड दिस सेशन ओवर हियर। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 को डिस्कस करेंगे। चिल्ड्रन टेक केयर एंड गुड बाय।